बेटा मेरी आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को? मतलब गेटिंग माई वॉइस बच्चों? ओके, सो वी शुड स्टार्ट विद लास्ट टाइम पे अगर आपको याद हो हम लोगों ने मैंने तुम्हें इंक्लाइन प्लेन पे रोटेशन पढ़ाया था, रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन पढ़ाया था मैंने आपको। एक हिस्सा तो ये बताया था मैंने आपको, और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस लिए थे, और संडे को भी कुछ आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी क्वेश्चंस की। ओके, आज की क्लास में एक हिस्सा और मैं पढ़ाऊंगा विच इज़ द एंगुलर मोमेंटम, विच इज़ द एंगुलर मोमेंटम। अरे मैंने तुम लोग को सोचने के लिए बोला था, तुमने किया नहीं हर्ष। चलो मैं बाद में बताता हूँ हर्ष, इस क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ। लेट मी स्टार्ट टुडे। एंगुलर मोमेंटम, ओके। देखिए अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, ये एक जो टॉपिक है ये बहुत यूजफुल टॉपिक है, और ऑनेस्टली मैं आपको बोलूं तो इस टॉपिक के बाद हम ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे। रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम जब तक हम लोग नहीं पढ़ते हैं ना, तब तक बड़ा मुश्किल रहता है अच्छे क्वेश्चंस ले पाना। अभी भी हमने जो क्वेश्चंस मैंने तुम्हें कराए हैं बहुत एक्सेसिव अच्छे वाले क्वेश्चंस तो करवा भी नहीं पाया हूं मैं, क्योंकि ये हिस्सा तभी शुरू हो पाता है व्हेन वी कैन यूज एंगुलर मोमेंटम। इसीलिए एंगुलर मोमेंटम मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। देखिए एंगुलर मोमेंटम बेसिकली इसको एग्जैक्टली टॉर्क की तरह डिफाइन करते हैं। टॉर्क क्या होता था अगर आप याद करें, दैट वाज दी आर क्रॉस एफ, टॉर्क। और इसे कहते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स, इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। एग्जैक्टली इसी तरीके से लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन होती है, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड विच इज आर क्रॉस पी। पी इज लीनियर मोमेंटम, पी इज लीनियर मोमेंटम, एंड इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इट इज डिफाइंड एज, जब भी आर क्रॉस पी हो ना तो ये मोमेंट वर्ड आ जाता है, मोमेंट ऑफ, वहां पे फोर्स था, यहां पे क्योंकि पी है तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर मोमेंटम। इसका मैथमेटिकल मीनिंग बहुत है, ज्योमेट्रिकल तो मैं नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा, बट मैथमेटिकल इसका बड़ा मीनिंग है। तो हमें सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताया, विच इज आर क्रॉस पी, विच इज आर क्रॉस पी, ओके। और ये जो आर क्रॉस पी है इसको कैसे यूज करेंगे ये सारी कहानी हमें समझनी है। तो प्लीज राइट डाउन दिस डेफिनेशन, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। Moment of linear momentum is called linear momentum.
ठीक है बेटा। अब आप देखिए ये आर क्रॉस पी को यूज कैसे करेंगे। वैसे एक अच्छी बात जानते हो क्या है, सबसे पहली बात तो इसी को डिफाइन करने की मैं बात कर रहा हूं। देखिए हम लोगों ने क्योंकि टॉर्क पढ़ा था आर क्रॉस एफ, तो मोर ओवर जैसा हम लोगों ने आर क्रॉस एफ को डील किया था, टॉर्क को डील किया था, वैसा ही इसको हम लोग डील करेंगे। तो डिफाइन करना हमारे लिए अब आसान होगा, इसको डील करना अब थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि हम लोगों ने टॉर्क पढ़ा हुआ है। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने यहां पे टॉर्क पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप देखिएगा जरा बच्चों, यहां से मैं इसी को वापस आता हूं, जस्ट मैं थोड़ा सा ये स्पेस खाली करता हूं यहां से। आप देखिएगा जरा, यहां पे मैं डिस्कशन करूं, दैट इज एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी ना। तो देखिए एल, इसको मैं लिखूंगा आर एम, या एम भी छोड़ दो, मैं इसको पी साइन थीटा कर दे रहा हूं, आर पी साइन थीटा। एल इज इक्वल टू, बेटा मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, P इंटू आर साइन थीटा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? कैन आई राइट दिस वन? और आप देखिए एंगुलर मोमेंटम भी टॉर्क की तरीके एक्सिस के अबाउट, किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइन होता है। तो यहां से आप देखें, ये हो गया आपका आर, सॉरी, ये हो गया एक बॉडी जो कि P के लीनियर मोमेंटम से मूव कर रहा है। अच्छा, लीनियर मोमेंटम ध्यान रखना, जो डायरेक्शन वेलोसिटी का होता है वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम का होता है। ठीक है, क्योंकि P इज इक्वल टू mv होता है। अब आप देखिए यहां पे जरा, ये P हो गया किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइन होगा, तो हमने ये एक्सिस ले लिया जिसके अबाउट ये एंगुलर मोमेंटम हम डिफाइन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और R एग्जैक्टली वही होता है, ये R होता है, दिस इज R। ठीक है, ये P। क्लियर हो गया बेटा ये चीज? अगर मैं थीटा की बात करूं तो ये क्या होगा, थीटा। और हमने लिखा L इज इक्वल टू P इंटू आर साइन थीटा। मैं क्या करूंगा, इस लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूं, इस लाइन को मैं यहां से एक्सटेंड कर रहा हूं, और इसको, इस लाइन का नाम देते हैं हम लोग लाइन ऑफ मोशन। टॉर्क में ये नाम होता था लाइन ऑफ फोर्स, यहां पे हम क्या नाम देते हैं, लाइन ऑफ मोशन। और आप देखिए ये लेंथ आर है, दिस इज थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। और यहां से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, फ्रॉम हियर वी यूज्ड टू प्लेस अ परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर बेटा, दिस इज द परपेंडिकुलर। एंड इफ इट इज आर ना, इफ इट इज आर, दिस इज व्हाट, दिस इज बेटा आर साइन थीटा, दिस इज आर साइन थीटा। इसका मतलब है कि L की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, P इंटू आर परपेंडिकुलर, P इंटू आर परपेंडिकुलर। और जहां पे R क्या होगा, R परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्सिस से लाइन ऑफ मोशन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और इस तरीके से तुम क्या निकाल सकते हो, एंगुलर मोमेंटम। मेरे ख्याल से आपको ये समझने में बिल्कुल भी अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली यही चीज हमने टॉर्क में भी की थी। ठीक है, just note it down beta, just note it down, just note it down।
ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई। हाँ, जैसे टेस्ट का सिलेबस पूछा है, तुम लोग को बेटा भेज दिया जाएगा वैसे सिलेबस, जहाँ तक मेरे को याद है। रोटेशन में मैंने पूरा रोटेशन नहीं दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क वाला हिस्सा दिया है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क वाला हिस्सा मेनली दिया हुआ है, और सेंटर ऑफ मास होगा उसमें, और कोलिजन भी आएगा। ठीक है, ये तो मुझे याद है, बाकी एज इट इज सिलेबस भेज दिया जाएगा। ठीक है बच्चे, डोंट वरी, बेटा भेज देंगे, डोंट वरी। इसमें ज़्यादा नहीं पूछेंगे, रोटेशन में मेनली टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पूछेंगे लक्षित। चलो आते हैं वापस। तो आई होप बेटा ये आप लोगों को बात समझ आ गई हो, ये हिस्सा आपको क्लियर हो गया हो अच्छे से। अब आप देखिएगा जरा इसमें, इसी तरीके से जो दूसरा वाला पार्ट था ना, वो भी हम लोग यूज करेंगे। अब आप उसे भी देखिएगा। L इज इक्वल टू हम लिखेंगे R इंटू पी साइन थीटा, है ना। तो मैं इसके लिए लिख रहा हूं अब यहां से, ये अगर मैं देखूं ये यहां पर है, और बच्चे ये इस तरीके से जा रहा है, दिस इज R, इसी एक्सिस के अबाउट हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और आपसे देखिए इफ दिस इज थीटा, तो आप ये P है और ये R है। ठीक है, ये R है। अब आप देखना जरा, यहां अगर मैं देखूं तो मैं क्या करूंगा बेटा, P के कॉम्पोनेंट्स कर रहा हूं। दिस इज P cos थीटा एंड दिस इज P sin थीटा। और P sin थीटा है क्या, R के परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट है, तो मैं इसको लिख दूंगा L इंटू R इंटू P परपेंडिकुलर। और P परपेंडिकुलर समझ रहे हो ना क्या है, P का वो कॉम्पोनेंट जो R के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, जस्ट नोट इट डाउन। ये कहानी आएगी यहां पे। अब आप देखिए यहां पे एक बात और भी है कि ये P cos थीटा एंगुलर मोमेंटम नहीं दे पाएगा, और उसका रीजन मैं बोलूंगा कि इसका जो लाइन ऑफ मोशन है वो कहां से पास कर रहा है, एक्सिस से। तो एक ऐसा मोमेंटम का वो कंपोनेंट जो कि आपका, जिसका लाइन ऑफ मोशन, मोमेंटम का वो कंपोनेंट जिसका लाइन ऑफ मोशन एक्सिस से पास करेगा, वो एंगुलर मोमेंटम नहीं दे पाएगा। जबकि परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट सीधे सीधे इस तरीके से हम लिख करके एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। डायरेक्टली हम बेटा इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? डायरेक्टली हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि P क्यों नहीं, P cos थीटा क्यों नहीं एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड कर पा रहा है। ठीक है बेटा, अब आती है बात इसके डायरेक्शन की। अभी तक तो हमने मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया, अब आती है बात इसके डायरेक्शन की। अगर मैं इसका डायरेक्शन का डिस्कशन करूं ना बेटा, तो बड़ा सीधा तरीका है। जिस तरीके से हम लोग टॉर्क में निकालते थे वैसे ही इसमें निकालेंगे। जैसे मुझे इसका निकालना हो ना, तो
तो ये देखो आर है और ये पी है, आर की तरफ 4 उंगलियां रखी, पी की तरफ कर्ल किया, आर क्रॉस पी, तो थंब क्या देगा, इनवर्ड डायरेक्शन दे रहा है, जिसका मतलब एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या हो गई, इनवर्ड, आर क्रॉस पी, इनवर्ड डायरेक्शन। समझ आया बेटा, आर क्रॉस पी, तो जैसे ही हमने आर क्रॉस पी किया दैट इज द इनवर्ड डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? आर क्रॉस पी से क्या मिल जाएगा, आर क्रॉस पी दैट इज द इनवर्ड डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ आ गई बेटा, ये चीज यहां से ध्यान रखिएगा, इसको इस तरीके से ध्यान रखिएगा। वैसे क्लास में जब भी हम लोग एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन यूज करेंगे तो बिल्कुल डॉर की तरीके यूज करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देख लीजिए इसके हिसाब से आर क्रॉस पी कैसे कर्ल करना पड़ रहा है, हमें क्लॉकवाइज कर्ल करना पड़ रहा है, तो हम कहेंगे कि इस मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। तरीका बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, बस एफ की जगह क्या आ गया, यहां पे मोमेंटम आ गया, एफ की जगह क्या आ गया, मोमेंटम। कम से कम इतनी बात तो तुमने समझ ली होगी बच्चों। उसके बाद अब समझिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं आपको क्या करूंगा, अलग अलग सिस्टम के लिए एंगुलर मोमेंटम एग्जैक्टली लिखना बताने जा रहा हूं मैं। वैसे जनरली क्या होता है कि आप लोग जब पढ़ते हो ना तो मेनली आपको 3 तरीके के सिस्टम ही मिलते हैं, मेनली आपको 3 तरीके के सिस्टम ही मिलेंगे इस पूरे रोटेशन में। एक तो बॉडी जो ट्रांसलेट करती है, केवल प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है, एक बॉडी जो प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, और एक ऐसी बॉडी जो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों कर रही है। तो इन्हीं मेथड्स को यूज करके हम यहां पे एंगुलर मोमेंटम लिखना मैं तीनों ही सिस्टम के लिए डायरेक्टली बता दे रहा हूं, और आपको बेटा वो बार बार यूज करना होगा, ठीक है। तो आप हेडिंग लिखिएगा, इनफैक्ट हेडिंग क्या लिखना मैं एक करके बता दे रहा हूं। सबसे पहला हिस्सा है जब बॉडी केवल ट्रांसलेट कर रही है, केवल ट्रांसलेट कर रही है, ठीक है, व्हेन बॉडी इज ओनली ट्रांसलेटिंग। एक बॉडी है कोई और ये v के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये मास m है, एंड इट इज विद ट्रांसलेटिंग, ओके, दिस बॉडी इज ट्रांसलेटिंग। तो जब ये बॉडी ट्रांसलेट कर रही है, यहां पे ध्यान देना, व्हेन दिस बॉडी इज ट्रांसलेटिंग, तो आपको अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है ना, तो आप क्या करो, इस तरीके से लाइन ऑफ मोशन बनाओ और यहां से आर परपेंडिकुलर डालो, और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, डायरेक्टली आप ये लिख दो एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। और ये तब ये अब यूज करेंगे जब ये बॉडी केवल क्या कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है। जस्ट नोट इट डाउन बेटा, जस्ट नोट इट डाउन। यही तरीका तो मैंने वैसे पढ़ाया भी था तुम्हें अभी, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। अब दूसरा है बॉडी जब रोटेट करती है, एब्सोल्युटली केवल रोटेट कर रही है। जब बॉडी प्योरली रोटेशनल मोशन कर रही है, तो मैं इसको प्रूफ करता हूं। मैंने एक डिस्क लिया इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने एक डिस्क ले लिया इस तरीके से, मैंने बेटा एक डिस्क ले लिया यहां पर, ठीक है, ध्यान देना। और मैंने कहा कि ये डिस्क प्योरली रोटेशनल मोशन कर रही है, ये बॉडी एब्सोल्युटली रोटेशनल मोशन कर रही है। और एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया जिसका मास mi है, जनरल मास है, और ये एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है,
आर आई मास पर है। कितने मास पर है बेटा? आर आई मास पर है, सॉरी आर आई डिस्टेंस पर है। मास एम आई और आर आई इसका डिस्टेंस है। अब मुझे ये बताओ, ये ओमेगा है और ये आर है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? ये वेलोसिटी होनी चाहिए ओमेगा इंटू आर आई होनी चाहिए। क्यों बेटा? ये होनी चाहिए। और अगर मैं इंडिविजुअल इस मास का मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम निकालूं, केवल इस पार्टिकल का निकालूं, ith मास का, एम आई का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? एम वी आर। ये आना चाहिए, ये वैल्यू आनी चाहिए एम वी आर। क्लियर है बेटा? एज इज एम वी आर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहां बात करते हैं, ये तो एक का मैंने निकाला है, इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम होगा। यहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जिसका हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा। तो मैं कह रहा हूं कि जो भी एंगुलर मोमेंटम आएगा, हमें ये ऐसे जितने भी पार्टिकल हैं सबका एंगुलर मोमेंटम क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम तुमको इस तरीके से मिल जाएगा। यू विल गेट एंगुलर मोमेंटम लाइक दिस से, है ना? तो यहां से अब देखो जरा, ओमेगा बाहर निकाला, सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, और ये जानते हो क्या होता है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है। अलग अलग मासेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समेशन लगा देना सभी मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये जनरल में लिख दूंगा L इज इक्वल टू आई ओमेगा। मतलब अगर बॉडी प्योरली रोटेशनल मोशन कर रही है, प्योरली रोटेशनल मोशन, तो उसका एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है बेटा? ये रही बात डायरेक्शन की, तो जो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का होता है वही डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का होता है। मतलब अगर क्लॉकवाइज है ओमेगा तो एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज है ओमेगा तो एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ गया बेटा? ये चीज इस तरीके से हम इसको डील करते हैं। नोट कर लो बेटा जरा इसमें। मतलब आपको बेटा बस ये ध्यान रखना है कि बॉडी अगर प्योरली रोटेशनल मोशन कर रही है ना, तो एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा आएगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जिस एक्सेस के अबाउट एल लिया जाएगा उसी एक्सेस के अबाउट आई लिया जाएगा। दोनों एक्सेस डिपेंडेंट क्वांटिटीज है, किसी न किसी एक्सेस या किसी न किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट की जाती है। तो जिस एक्सेस के अबाउट एल निकालेंगे उसी एक्सेस के अबाउट क्या निकालेंगे? आई। ये बात मेंशन करिएगा, जिस एक्सेस के अबाउट एल लेंगे उसी एक्सेस के अबाउट आई लेंगे। बट अच्छे से ये लिखिएगा पॉइंट। अभिजीत बेटा तुम एक्सटेंडेड बॉडीज भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, बस ध्यान रखना उस केस में फिर हम सेंटर ऑफ मास यूज करेंगे। हम सारा जो मास है बॉडी का सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम करके एमवीआर लगा सकते हैं इफ दैट बॉडी इज प्योरली ट्रांसलेटिंग। तुम्हारा जो क्वेश्चन है जेन्युइन है बेटा, बिल्कुल जेन्युइन है।
और जो इसने पूछा ना, मैं ये क्वेश्चन इनफैक्ट सबको भेजता हूं बेटा, आप जरा देख लो मैं क्या आंसर कर रहा हूं। इसने जो क्वेश्चन पूछा था ये था, और मेरा आंसर ये था कि किया जा सकता है, जो इसने बोला है वो बिल्कुल कर सकते हैं, बस फर्क इतना है कि ये सारा मास हम बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया प्योर रोटेशन, पूरी बात क्लियर हो गई होगी बेटा मेरे हिसाब से। ट्रांसलेशन रोटेशन एक हिस्सा और है यहाँ पे, जो बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रही हो। अभी तक हमने देखें तो हमने जो पढ़ा है बेसिकली, मैं वो बता दूं, हमने ये हिस्सा पढ़ा है जब बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट कर रही थी। ठीक है, ट्रांसलेशन के लिए ये बताया, रोटेशन के लिए ये बताया। अब जब बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट दोनों ही करेगी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जिस एक्सेस के अबाउट एल उसी एक्सेस के अबाउट आई लेंगे, ध्यान रखिएगा यहां पे। अब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों हो रहा है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों ही हो रहा है। अगर इफ बोथ आर देयर, द बॉडी इज ट्रांसलेटिंग एज वेल एज रोटेटिंग बेटा, सो इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू बच्चे, वी नीड टू डू, देखना ये बॉडी है, ये ट्रांसलेट भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है, और एक जनरल पॉइंट के अबाउट, एक जनरल पॉइंट यहां से मान लो इस पॉइंट के अबाउट हमसे कहता है कि भाई काम करो, एंगुलर मोमेंटम निकालो, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालो। तो मैं इसका प्रूफ तो नहीं कर रहा हूं, प्रूफ थोड़ा सा मेहनत वाला है, बट जो रिजल्ट है मैं वो बता रहा हूं, और प्रूफ का तरीका वही होगा जो हमने पहले किया है, एचसीवी में दिया है वैसे, बट मैं फिर भी नहीं कर रहा हूं, अपने को जरूरत नहीं है। तो तरीका देखिए क्या होगा, जब भी ऐसा हो बॉडी ट्रांसलेट रोटेट कर रही हो, किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछा, तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करिए, बॉडी के मास को उसके सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम कर लीजिए। बॉडी के मास को कहां अज्यूम कर लीजिए, उसके सेंटर ऑफ मास पे। बॉडी के मास को उसके सेंटर ऑफ मास पे अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, और फिर आप लाइन ऑफ मोशन बनाइए। क्या बनाइए, लाइन ऑफ मोशन, और यहां से इस पॉइंट से अब क्या करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, परपेंडिकुलर, और जो ये परपेंडिकुलर आएगा उसको हम नाम दे दीजिए आर परपेंडिकुलर। तो एंगुलर मोमेंटम देखिए क्या होगा, एल इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर, ये होगा ट्रांसलेशन की वजह से। एक तो आपने एम वी आर परपेंडिकुलर ऐसे लिख दिया, और अब आएगा ओमेगा की वजह से। ओमेगा की वजह से हम लिखते हैं आईसीएम ओमेगा, आईसीएम ओमेगा, मतलब आप किसी भी एक्सेस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालो, ये तो आप आसानी से लिख लोगे एम वी आर परपेंडिकुलर, लेकिन यहां पे जो आता है ना वो हमेशा आईसीएम ओमेगा आता है, हमेशा क्या आता है, आईसीएम ओमेगा, चाहे आप किसी एक्सेस के अबाउट एल निकालो, बट वी विल राइट हियर दैट इज आईसीएम ओमेगा। इज इट क्लियर? वी विल राइट हियर आईसीएम ओमेगा। ठीक है बेटा, ये आईसीएम ओमेगा हम लिखेंगे। और ये जो समेशन मैंने किया है ना, ये समेशन भी जरा ध्यान से करना, ये समेशन जो होगा वो वेक्टर सम होगा। ये कैसा होगा, वेक्टर सम, मतलब सीधे सीधे जोड़ना नहीं है, ये स्केलर नहीं है, ये वेक्टर सम होगा। मतलब जैसे तुमने क्या किया, यहीं इसी केस में देख लो, इसी केस में इसके हिसाब से ये आर हो गया, आर क्रॉस वी क्लॉकवाइज हो गया, ट्रांसलेशन की वजह से आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी ट्रांसलेशन की वजह से क्लॉकवाइज हो गया, तो ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्लॉकवाइज। और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, वो भी क्लॉकवाइज है। तो आईसीएम ओमेगा का भी जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, क्लॉकवाइज। तो दोनों क्लॉकवाइज है तो हम डायरेक्टली जोड़ देंगे, लेकिन अगर यही चीज अगर एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम क्या करते हैं, फिर उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया बेटा, ये चीज नोट कर लो इसको।
क्या बेटा ये बात समझ आ गई आप सभी लोगों को? ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई आप सभी लोगों को? तो तीनों केस हम कवर चुके हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन और ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। आईसीएम बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, यहां पे जो हम लोग लेते हैं आई, वो आईसीएम होता है हमेशा, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्टोरी थी। चलो एक तो हिस्सा ये हो गया। तो आप बताइए बेटा, ये क्लियर हो गया आप सभी लोगों को कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं यहां पे? ओके, अब यहां से शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस लेने की। मैं आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन के 2 से 3 सवाल करवाने वाला हूं और आप लोगों को बेटा वो क्वेश्चंस करने हैं, छोटे छोटे सवाल हैं और यू नीड टू सॉल्व दिस वन बेटा, यू नीड टू सॉल्व दिस वन। बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होंगे जैसे कि मैंने आपको बेटा अभी पढ़ाया है ना, और तीनों ही बड़े सीधे सवाल है। देखिएगा बेटा, पेज नंबर 9 पे जाइएगा असाइनमेंट के पेज नंबर 9 पे, असाइनमेंट के पेज नंबर 9 पे इलिस्ट्रेशन 10, 11, 12। आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 10 करना है, इलिस्ट्रेशन नंबर 11 करना है और इलिस्ट्रेशन नंबर 12 करना है। 3 क्वेश्चन करने हैं, तीनों सीधे सीधे हैं। इलिस्ट्रेशन 10, 11, 12, ये 3 क्वेश्चन बच्चों करने हैं आपको। ठीक है,
10 और 11 तो हो गए होंगे। 10 और 11 में कोई पूछना है ये बताओ। इलस्ट्रेशन नंबर 10 या 11 में कोई पूछना है ये बताओ मुझे बच्चे। इज देयर एनी क्वेश्चन इन 10 और 11? 11 नहीं हर्ष हुड्डा, आसान है यार, क्या पूछ रहे हो तुम? ये तो मैंने कर्टसी में बोल दिया था, सीरियसली क्वेश्चन आसान है। ये स्ट्रेट लाइन है, क्या इक्वेशन दी है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तुम लोगों ने वैसे स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया है क्या? क्यों स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया है क्या? तो स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया तो बड़ा सीधा सीधा सवाल है यार ये तो। एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर पढ़ लिया है ना इसका मतलब। तो हाँ फिर क्यों पूछ लिया भाई? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकाल पाएगा क्या? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तो मुझे लगता है लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम वी आर परपेंडिकुलर, एम वी आर परपेंडिकुलर। फिर क्यों नहीं हुआ भाई? निकल जाएगा हर्षव। अरे डायग्राम नहीं गिवन है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता यार बेटा, तुम्हें तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है ना। ये तो बिना उसके आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन खींचना नहीं आता क्या? डायग्राम नहीं गिवन है, मैं तो कह रहा हूँ डायग्राम क्वेश्चन में तो नहीं गिवन है, सही है, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तो तुम्हें तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 बनाना आता है ना बेटा, फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर तुमने स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा होता तो मैं एक बार सोच सकता हूँ कि मुश्किल हो सकती थी, बट इट इज एन ईजियर वन। अच्छा इसके बाद आओ तुम इलस्ट्रेशन 12 कर डाला क्या? इलस्ट्रेशन 12 किसी को पूछना है तो इलस्ट्रेशन 12 पूछ लो बेटा। देखो बेटा डोंट हेजिटेट, जब भी नहीं आया ना तो पूछ लो, ज्यादा अच्छा है यार, क्योंकि ये हिस्सा बड़ा अच्छा है और ये अगर तुमने गड़बड़ी कर दी तो मुश्किल हो जाएगा। मैं बेटा 1 मिनट वेट कर रहा हूं और किसी को पूछना हो तो पूछ लेना, आई विल सॉल्व दिस वन। मास m और रेडियस r है। मास m और रेडियस बेटा r है। ये बेटा ये सॉलिड स्फीयर है, सॉरी सॉलिड स्फीयर, डिस्क नहीं सॉलिड स्फीयर है बेटा। दिस इज द सॉलिड स्फीयर, दिस इज द सॉलिड स्फीयर। निकाल पा रहे हो भाई? मैं लिख दे रहा हूं, ये आएगा सारा मास यहां पर लेंगे, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर की वैल्यू आर प्लस
आईसीएम ओमेगा, ये एल आएगा। प्लस लिया है मैंने, माइनस नहीं लिया है, समझ आ रहा है ना डायरेक्शन क्योंकि सेम है। नहीं बेटा, हर्ष हुड्डा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग मैंने नहीं बोला है, मैंने ये कहीं पर भी नहीं बोला कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, इस वजह से तुम V इक्वल टू आर ओमेगा बिल्कुल मत लगाओ अभी, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। तो क्या मेरी बात समझ आई बच्चों? यहां पे मैं सभी से पूछ रहा हूं बेटा, क्या ये आप समझ आ रहा है कि कैसे हमने इसे कैलकुलेट किया है बच्चों? ठीक है। वैसे यहीं पर एक सवाल और मैं देता हूं, ये तो हो गया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में बस एक बदलाव करूंगा मैं, और समझ आ गया होगा क्या बदलाव करने वाला हूं, वो है ओमेगा इस डायरेक्शन में है तो एंगुलर मोमेंटम में क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा मतलब एंगुलर मोमेंटम, व्हाट शुड बी द एंगुलर मोमेंटम, ये बताओ। व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम? भाई सबका आना चाहिए आंसर यार बच्चों, जो सभी का आंसर ही आना चाहिए, फिर तो अब कुछ है नहीं बताने के लिए मेरे पास इसमें, सब कुछ सेम है, बस डायरेक्शन ऑफ ओमेगा चेंज हुआ है। बस यहां पे फर्क क्या पड़ेगा, बस यहां पे माइनस आएगा, आई होप क्लियर हो रहा है बेटा, ये यहां पर क्या आएगा माइनस, बाकी तो समझ आ रहा होगा क्योंकि ये डायरेक्शन ओमेगा की क्या हो गई, चेंज हो गई। ऑलमोस्ट सबने सही लिख दिया एंड इट इज अप्रिशिएबल। तो ये तो हो गया इस तरीके से। तो एक तरीके से एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी सिस्टम के लिए, ये तुमने सीख लिया। अगर ये 5 क्वेश्चन हमने किए हैं, 5 क्वेश्चन वी हैव टेकन। अब मुझे यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है विच इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताना है। सो राइट डाउन दैट हेडिंग बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, प्लीज राइट डाउन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आप देखिए, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखिए टॉर्क की हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं dl अपॉन dt। l है बेटा एंगुलर मोमेंटम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, फोर्स, वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। प्लीज राइट डाउन दिस थिंग बेटा, और ये लाइन भी लिखिएगा। तुम भावेश जैन इसको किस केस के लिए पूछ रहे हो, जब बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है या जब बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रही है? तुमने मेरी बात नहीं सुनी भावेश जैन, फिर ध्यान से, ठीक है, इट इज नॉट अप्रिशिएबल ना। तो मैंने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया था बेटा कि जब बॉडी प्योरली रोटेशनल मोशन करेगी तो हमने लिखा था L इज इक्वल टू आई ओमेगा, और मैंने तुमसे बोला था जिस एक्सेस के अबाउट L लोगे उसी एक्सेस के अबाउट I लोगे। मतलब कि अगर एक्सेस बदलोगे तो ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम बदलेगा। जबकि मैंने दूसरा केस जब लिया था, बॉडी जब ट्रांसलेट प्लस रोटेट दोनों कर रही है, जब ट्रांसलेट प्लस रोटेट दोनों कर रही है, उस केस में मैंने स्पेसिफिकली बोला था वी विल राइट आईसीएम ओमेगा। तो चाहे कोई भी एक्सेस ले लो, वो हमेशा हम आईसीएम ओमेगा रखेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट था मैंने बेटा तुम्हें बताया। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा।
बेटा हम आते हैं वापस इस पे जो हम लोग बात कर रहे थे, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आप देखिए ये dl बाई डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनफैक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, मुझे कुछ पहले बता लें दो, इनफैक्ट सही बताऊं तो एक लाइन बताना भूल गया। तुम यहां से देखो ना बेटा, अगर टॉर्क 0 हो गया तो क्या मैं कह सकता हूं कि L की वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट। इफ दैट टॉर्क इज 0 कैन वी से दैट L इज कांस्टेंट? बेटा इफ दैट टॉर्क इज 0 कैन वी से दैट L इज कांस्टेंट? भाई सिंपल सी बात है, किसी चीज का डिफरेंशिएशन तभी 0 होता है जब वो कांस्टेंट होता है। तो अगर कभी भी टॉर्क 0 हुआ तो L कांस्टेंट है। ठीक है, अब इस बात को पूरा समझिए, मैं जो पूरा स्टेटमेंट है वो दे रहा हूं, सुनना। कोई सिस्टम है, उस पे लगने वाला नेट टॉर्क किसी एक्सिस के अबाउट 0 है। टॉर्क किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइन होता है। लेट्स से ये एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट सिस्टम पे लगने वाला नेट टॉर्क क्या है? 0। कैसे भी वो टॉर्क क्या हो गया? 0 हो गया। लेट्स से एक्सिस है, ठीक है, नेट टॉर्क क्या हो गया? 0। तो इसी एक्सिस के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा? कांस्टेंट। समझ आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इफ दैट नेट टॉर्क इज 0 अबाउट एनी एक्सिस, देन angular momentum of the system will remain constant about that axis, about the same axis. Okay, and please write down this thing, and it is one of the most important statements that I have given in that rotation. It is the most important one of the most important statement. जिस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा, उसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। उसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। समझ आ गया बच्चों ये? तो ये एंड इसी स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि अगर किसी एक्सिस के अबाउट लगने वाला नेट टॉर्क 0 है तो उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। बेटा ये स्टेटमेंट बहुत छोटा सा है, लेकिन आप बहुत वाइड हिस्सा है ये। जैसे तुम अगर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम याद करो, स्टेटमेंट बड़ा छोटा सा हुआ करता था लेकिन बहुत वाइड हिस्सा था। वैसे ही ये भी है, स्टेटमेंट तो बहुत छोटा है लेकिन ये हिस्सा बहुत वाइड है यार बच्चों। ठीक है, इसका एप्लीकेशन ही हम लोग करेंगे, मतलब 2 टर्म तो मैं इसके एप्लीकेशन में ही पढ़ाऊंगा तुम्हें। आज तो बस ये पढ़ा पाया हूँ, अगले 2 टर्म तो इसके क्वेश्चंस में ही कर रहे होंगे, आप ये समझ लो, इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और उसके बाद देखिए ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं डेराइव ही करूँगा, अब ध्यान देना जरा। यहाँ देखना मैं लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ टॉर्क इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। ठीक है, तो यहां से dl आ गया टाउ dt। क्या आ गया? टाउ dt। अगर मैं इंटीग्रेट करूं दोनों साइड, L इनिशियल L फाइनल, तो ये आएगा बेटा यहां से L फाइनल माइनस L इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रल टाउ dt। ठीक है, और ध्यान देना थोड़ा सा, सॉरी,
अरे तो ऊपर ही नहीं जा रहा। एक मिनट बेटा। और इसको कहते हैं हम लोग चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। डेल्टा एल मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। और ये टर्म डिफाइन किया जाता है एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स, दिस इज कॉल्ड बेटा एंगुलर इंपल्स। और एंगुलर इंपल्स में बता देता हूं एग्जैक्टली है क्या। देखो बेटा, टाउ डेल्टा टी को हम लोग एंगुलर इंपल्स कहते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर इंपल्स। टाउ डेल्टा टी, जैसे एफ डेल्टा टी क्या होता था, लीनियर इंपल्स होता था या सिंपली इंपल्स कहते थे, वैसे ही टाउ डेल्टा टी क्या होता है, एंगुलर इंपल्स। ये तो तब हम लिखेंगे जब टॉर्क कांस्टेंट है। अगर टॉर्क कांस्टेंट नहीं है फिर क्या लिखोगे, J इज इक्वल टू इंटीग्रल टाउ डी टी। ये कहलाएगा तुम्हारा एंगुलर इंपल्स, दिस इज टाउ डी टी। और ये क्या कहलाएगा, एंगुलर इंपल्स। ठीक है, इंपल्स है बेटा, ये देख लेना इंपल्स लिखा हुआ है। तो अगर टॉर्क कांस्टेंट है तो ये लिख देना, टॉर्क कांस्टेंट नहीं है तो ये लिख देना। और बिल्कुल जैसे लीनियर इंपल्स या सिंपली इंपल्स होता है ना, उसी तरीके से एंगुलर इंपल्स होता है। और वहां पे एफ डेल्टा टी लिखते थे, यहां टाउ डेल्टा टी लिखते हैं। और वहां पर भी हम लोग लिखते थे, वहां पे ये इक्वेशन लिखते थे, याद करो, दैट इज इंपल्स इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। याद आया तुम्हें? और यहां पे ये इक्वेशन डिराइव होती है, एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है बेटा ये चीज? ठीक है, तो लो भाई, छोटा कर दिया। अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा। और थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूं मैं। और बताओ, और थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। अरे ज्यादा बड़ा हो गया यार ये। अब सही है, अब तो दिख रहा होगा यार बेटा। हाँ यार, ब्लर तो बच्चे हो रहा है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ। थोड़ा काम चलाओ यार बेटा, मैं कुछ कर नहीं सकता। या तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं, लेकिन बड़ा करने को मना कर रहा है, कह रहा टॉप राइट दिख नहीं रहा। इससे ज्यादा तो अब छोटा किया तो नहीं दिखेगा। अब दिख रहा है क्या? थोड़ी सी मेहनत है यार बच्चों, मुझे पता नहीं कितना तुम्हें दिख रहा है, अब देख लो, नॉट श्योर। थोड़ा बड़ा कर दिया, जरूर दिख रहा होगा। जे 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 बेटा, एंगुलर इंपल्स जे से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जे। इस समय एक्चुअली थोड़ा सा बेटा रहता है, इंटरनेट स्पीड बड़ी वेरिएबल रहती है, हम भी इससे बहुत परेशान हैं। खैर ये तो आजकल बड़े इश्यूज हैं इन सब चीज़ों के, वो थोड़ी वेरिएबल रहती है, तो कभी कभी फ्लिकरिंग होती है नेट स्पीड में, तो ये दिक्कतें आती हैं। जब लिख लेना तो बता देना बेटा मेरे को, मैं वेट कर रहा हूँ। और बच्चों पूरी बात बहुत अच्छे से लिखना, पूरी बात बहुत अच्छे से लिखना, एक एक लाइन।
बेटा क्लियर हो गया आप सभी लोगों को ये बात? अभी नोट नहीं कर पाए क्या बेटा तुम लोग? मैं हटा दूं इसको फिर फाइनली ये बताओ। इसमें बस एक बात और बतानी है, फिर हमें क्वेश्चंस लेने हैं जो कि नेक्स्ट टर्न से ही लेंगे, बट मैं एक लास्ट बात और बता देना चाहता हूँ, मुझे वो बतानी ही है बेटा। मैं चाहता हूँ उसको फिनिश कर देना आज, इस हिस्से को मैं थोड़ा सा ही फिनिश करना चाहता हूँ। यहाँ पे आता हूँ मैं। हाँ, ये किया था ना हम लोगों ने। हाँ, मुझे ये चाहिए, ये देखो टाउ डी एल वाई डी टी ये सब किया था, और डेल्टा एल इज इक्वल टू एंगुलर इम्पल्स कर दिया था मैंने, है ना? इतना मैंने तुमको पढ़ाया था अभी, ठीक है? ये मैंने आपको पढ़ाया था। अभी देखो जरा यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक छोटी सी बात और मुझे करनी है। मुझे बेसिकली ये इक्वेशन चाहिए, ये इक्वेशन। मैं एग्जैक्टली इस इक्वेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये वाली इक्वेशन कहाँ गया? डेल्टा एल ना, हाँ सॉरी, ये वाली इक्वेशन। ये हमने ये तो लिखा है, अगर ध्यान दो तो मैंने लिखा है यहाँ पे डेल्टा एल इज इक्वल टू इंटीग्रल टाउ डी टी, है ना? ये लिखा है। और टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है, टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है, ध्यान देना जरा यहां पे, F इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू डी टी। अब डेल्टा एल, ध्यान देना, आर परपेंडिकुलर को बाहर निकाला, इंटीग्रल एफ डी टी। अब जानते हो क्या लिखना है मेरे को? डेल्टा एल ये क्या था? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एंगुलर जस्ट अ मिनट बेटा, एंगुलर इम्पल्स दैट इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू लीनियर impulse, that is equal to r perpendicular into linear impulse। भाई एफ डी टी क्या है? लीनियर इम्पल्स ही तो है। तो एंगुलर इम्पल्स का एक फॉर्मूला और मिल जाता है, वही काम का फॉर्मूला है बहुत। एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू लीनियर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू लीनियर इम्पल्स। इज दैट क्लियर बेटा? ये एक फॉर्मूला और है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और बेटा इस पूरे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की थ्योरी को तुम स्टार्ट से एक बार देख लो। किसी हिस्से में अगर प्रॉब्लम आए ना तो पूछ लेना मेरे से, किसी हिस्से में अगर प्रॉब्लम आए ना तो पूछ लेना मेरे से। ठीक है बच्चों, ये
अरे बेटा बता दिया मैंने, जितना बता दिया उतना ही है लगभग, ठीक है। चलो ठीक है। हर्षित, क्या नाम है? हाँ हर्षित, बेटा उतना ही है जितना मैंने बोला वैसे, डोंट वरी। चलो तो फिर आज की क्लास इतनी रखते हैं, आज की क्लास इतनी रखते हैं। वैसे मैं आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, चिल करो। और नेक्स्ट वन पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद फिर होमवर्क मिलेगा। आज तो मैं नहीं दे रहा हूँ, नेक्स्ट वन से मिलेगा, ठीक है ना। व्हाट वाज द रीजन फ्रिक्शन? अच्छा वो फ्रिक्शन वाला बताया नहीं ना मैंने, मैं बस एक हिंट दे रहा हूँ, फिर से सोचना है तुम्हें। जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होता है ना, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन का टॉर्क, दो वर्क डन होंगे, एक फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा और एक फ्रिक्शन का टॉर्क वर्क करेगा। तो फ्रिक्शन का टॉर्क जितना पॉजिटिव वर्क करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही नेगेटिव वर्क करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन मतलब एफ डॉट एस की बात कर रहा हूं, ठीक है। और टॉर्क का मतलब मैं क्या कह रहा हूं? टॉर्क का मतलब जानते हो मैं क्या कह रहा हूं? वो मैं कह रहा हूं तुम्हारा टाउ डी थीटा। तो टॉर्क जितना पॉजिटिव वर्क करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही नेगेटिव वर्क करेगा और नेट में जीरो हो जाएगा। वैसे किसी ने मुझे भेजा था इसका सॉल्यूशन, वो ठीक था। तब भी ना है तो बता देना, मैं फिर और बताऊंगा तुम्हें। करके आना भी, थोड़ी और कोशिश करो।